अब चैप्टर नंबर 11 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बात करी गई है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी के बारे में। सेक्शन 148 जो है इसका वो एक सिंपल सी बात बोलता है कि अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर एसएचओ यानी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस जो है, इनको लगता है कि एक अनलॉफुल असेंबली इकट्ठी हुई है या फिर 5 लोगों से ज्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे हुए हुए हैं और ये पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो ये क्या करेंगे, इन बंदों को बाहर निकालने का ऑर्डर देंगे। इनको बोलेंगे कि आप जाओ अपने घर वापस एंड इस जगह को आप खाली करो। तो डिस्पर्स करने के ऑर्डर्स 148 में ये दे सकते हैं। ओके, क्लॉज 2 पे हम आते हैं। क्लॉज 2 का बोलते हैं कि अगर जो लोग हैं, जो अनलॉफुल असेंबली है, इस जगह को खाली नहीं करती है, जो उस जगह से नहीं हटती है, तो इनके खिलाफ आप फोर्स को भी यूज कर सकते हो। इनको हटाने के लिए आप फोर्स का यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो फोर्स यूज हो रही है ये आर्म्ड फोर्सेस नहीं कर रही है, यानी कि जो आर्मी के लोग हैं उनको आप नहीं बुला रहे हो क्लॉज 2 में फोर्स यूज करने के लिए। लेकिन आप 149 में आओगे, इसमें यू विल सी कि अनलॉफुल असेंबली को हटाने के लिए आर्मी के पर्संस की हेल्प ली जा रही है एंड आर्म्ड फोर्सेस को आप बुला सकते हो टू एक्चुअली डिस्पर्स ऑफ दिस क्राउड। ओके, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएम है, उनको मौके पे मौजूद रहना पड़ेगा, उनको स्पॉट पे मौजूद रहना पड़ेगा। उसके बाद ही आप आर्म्ड फोर्सेस की हेल्प ले सकते हो क्राउड को हटाने के लिए। ओके, जो क्लॉज 3 है इसका, इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको एज लिटिल एज पॉसिबल हार्म कॉज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोगों पे वो गोलियां चला दें, उनको पहले लाठीचार्ज करना चाहिए। उससे नहीं मानते हैं तो जो आंसू गैस वगैरह होती हैं वो इनको डिप्लॉय करनी चाहिए। फिर भी ये नहीं मानते हैं, उसके बाद ये जो फोर्स है अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरू में इनको गोलियां नहीं चलानी चाहिए। ये हमारा क्लॉज 3 बोलता है कि यू शुड यूज एज लिटिल फोर्स एज पॉसिबल। अब सेक्शन 150 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर कोई भी आर्म फोर्सेस के बंदे हैं और इनको दिखता है कि ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस हो सकता है और कोई मजिस्ट्रेट इनको नहीं मिल रहा है, तो मजिस्ट्रेट की परमिशन के बगैर भी ये फोर्स यूज कर सकते हैं और उस क्राउड को वो भगा सकते हैं, उनको वो हटा सकते हैं। ओके, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट जो है वो ऑफिस में बैठा है अपने, फिर भी वो उनकी परमिशन नहीं ले रहे हैं, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। इस पर्टिकुलर केस में उनको पहले मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये फोर्स को यूज कर सकते हैं उस क्राउड को हटाने के लिए। ओके, अब सेक्शन 151 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर 148, 149 एंड 150 के अंदर जो हमारी अथॉरिटी थी पब्लिक, उनके खिलाफ आपको केस स्टार्ट करना है, जिन्होंने फोर्स को यूज किया है उनके खिलाफ ही आपको केस स्टार्ट करना है, तो पहले आपको जो गवर्नमेंट है उनका सैंक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपको आर्मी के लोगों के ऊपर केस स्टार्ट करना है तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको सैंक्शन लेना पड़ेगा एंड बाकी हर केस में आपको स्टेट गवर्नमेंट का सैंक्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इनके खिलाफ केस को स्टार्ट कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, इनके ऊपर एलिगेशन लगा है कि फालतू में इन्होंने फोर्स को यूज किया, जरूरी था भी नहीं, फिर भी इन्होंने फोर्स यूज कर दी। इस केस में अगर आपको इनके खिलाफ केस को स्टार्ट करना है तो पहले आपको स्टेट गवर्नमेंट का सैंक्शन लेना पड़ेगा। ओके, यही चीज के बारे में सेक्शन 151 बोलता है। अब क्लॉज 2 का ये बोलता है कि अगर हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस ने गुड फेथ में इन्होंने फोर्स यूज करी है, तो आप इनको जो है प्रोसिक्यूट नहीं करोगे, इनको आप सजा भी नहीं दोगे। ओके, तो हमको इसमें सिर्फ यही चीज याद रखनी है सेक्शन 151 में। अब 152 पे आते हैं हम। इसमें बात करी गई है पब्लिक न्यूसेंस के बारे में। क्लॉज 1 इसका बोलता है कि अगर किसी भी पर्सन ने अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करी हुई है या न्यूसेंस क्रिएट करी हुई है, तो उसको हटाने के ऑर्डर्स दे सकते हैं। एंड यहाँ पे डीएम, एसडीएम या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर्स दे सकते हैं। ओके, इसका ए बोलता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे हैं, इन्होंने रोड के ऊपर अपना सारा सामान ला के रख दिया, यानी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं,
तो इनको आप हटाने का ऑर्डर दे सकते हो। 20 का बोलता है कि अगर आप एक ऐसा ट्रेड कर रहे हो जो कि पब्लिक के लिए हार्मफुल है, सपोज एक पर्सन है, एक केमिकल्स की फैक्ट्री चलाते हैं, उसमें से काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलता है जो आसपास की पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो बी बोलते हैं कि इस पर्सन को भी आप रोकने का ऑर्डर दे सकते हो कि आप ऐसा ट्रेड नहीं चलाओगे। जो ऑर्डर्स हमने पढ़ा ऊपर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएम या फिर एसडीएम दे सकते हैं। सी इसका बोलता है कि अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन चल रही है बिल्डिंग की, सपोज एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहा है जो आग लग सकती है जिसमें जिसमें एक्सप्लोसिव मटेरियल का यूज किया गया है, तो यहाँ पे भी आप इस पर्सन को इस कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए बोल सकते हो। या फिर डी इसका बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग एक जगह पे खड़ी भी है और सारे के सारे इंडिकेशन यही है कि ये बिल्डिंग गिर सकती है। ओके, तो जो इस बिल्डिंग के ओनर हैं इनको आप बोल सकते हो कि या तो इस बिल्डिंग को आप हटा दो या फिर इस बिल्डिंग को आप रिपेयर कराओ। ओके, ई इसका बोलता है कि अगर एक टैंक लगा हुआ है, एक वेल लगा हुआ है एंड उस वेल की फेंसिंग नहीं हुई हुई है, खुला एक कुआं बना हुआ है और आसपास में कोई फेंसिंग नहीं हुई हुई है, तो आप उसको जो उसके ओनर है वेल के, उनको आप बोल सकते हो कि इस वेल को आप कवर करो ताकि कोई बंदा इस वेल में जाके गिरे ना। ओके, एफ इसका बोलता है कि अगर कोई डेंजरस एनिमल है, सपोज एक पर्सन है और उसने लायन को एज अ पेट रखा हुआ अपने घर में। ओके, इस पर्टिकुलर केस में आप बोल सकते हो कि या तो इस लायन को वापस फॉरेस्ट भेजो या फिर इसको आप डिस्ट्रॉय कर दो। ऐसे यहाँ पे ऑर्डर आपको मिल सकते हैं। अब काफ़ी सारे केसेस होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा यूएस में एक बॉक्सर है, आई थिंक माइक टाइसन ने टाइगर को एज अ पेट रखा हुआ था अपने घर पे। तो उस केस में अगर वो इंडिया में होते तो उनको टाइगर को हटाने का ऑर्डर मिल सकता था। ओके, अब इसका जो क्लॉज 2 है इसमें ये चीज बोली हुई है कि अगर कोई भी मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर दे रहे हैं 152 के अंदर, तो इसका कोई भी कोर्ट जो है, सिविल कोर्ट जो है, वो क्वेश्चन नहीं करेगी। अब सेक्शन 153 जो है उसमें सिंपल सी बात बोली हुई है कि जो भी आप हटाने के ऑर्डर्स दे रहे हो यहाँ पे, वो आपको ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि बंदे को पर्सनली जाके आप ऑर्डर दे रहे हो। ओके, अब सेक्शन 154 बोलता है कि जो भी आप ऑर्डर निकाल रहे हो, सपोज एक मजिस्ट्रेट है, इन्होंने ए को बोला है कि अपनी बिल्डिंग को आप रिपेयर करवाओ, तो ऑर्डर में आपको लिखना पड़ेगा कि कितने टाइम के अंदर अंदर आपको ये रिपेयर करवानी है, और आप उसको ऑर्डर में ये चीज़ बताओगे कि उसको अपीयर कब होना है, यानी मजिस्ट्रेट के सामने उसको कब अपीयर होना है, इसके बारे में भी आप उसको ऑर्डर में ही बताओगे। एंड यहाँ पे जो अपीयरेंस है वो ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी हो सकती है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आप इस बंदे को अपीयर करवा सकते हो। अब जो न्यू सीआरपीसी है, यहाँ पे जगह जगह पे आप देखोगे ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला प्रोविजन है ये गिवन है। अब सेक्शन 155 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर जो बंदा है इसको ऑर्डर मिला हुआ है ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने का या बिल्डिंग ठीक करने का, लेकिन ये काम ये नहीं कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस में आप इसके ऊपर फाइन भी लगा सकते हो, और सेक्शन नंबर 221 ऑफ न्यू आईपीसी जो आई है हमारी, उसके 221 सेक्शन में आप उसको पनिश भी कर सकते हो। उसमें आप देखोगे ये लिखा हुआ है कि अगर आप पब्लिक सर्वेंट्स का ऑर्डर नहीं मानते हो तो उसकी पनिशमेंट हमको 221 में गिवन है। अब सेक्शन नंबर 156 और 157 में बोला गया है कि जिस बंदे के खिलाफ न्यूसेंस वाले ऑर्डर निकले हुए हैं, जिसको बोला हुआ है कि आप न्यूसेंस को हटाओ, ये आ रहा है मजिस्ट्रेट के सामने और ये बोलता है कि मैंने तो न्यूसेंस करी नहीं है। ओके, अब इस पर्टिकुलर केस में इस बंदे के खिलाफ इंक्वायरी हो सकती है, इंक्वायरी से खिलाफ हो सकती है, और जो इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे जो मजिस्ट्रेट हैं वो ये बोल सकते हैं कि आप न्यूसेंस हटाओ, या फिर अगर इंक्वायरी में समझ में आता है मजिस्ट्रेट को कि इस बंदे ने न्यूसेंस नहीं करी है तो उसको आप छोड़ भी सकते हो। इसके खिलाफ आप कोई प्रोसीडिंग नहीं करोगे अगर इंक्वायरी में ये सामने आता है कि इसने न्यूसेंस कमिट करी नहीं है। ओके, अब सेक्शन 158 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि
एक जो हमारे मजिस्ट्रेट है ये इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते हैं, इस पूरे मैटर की इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते हैं और उनको ये एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए भी बोल सकते हैं। ओके, सेक्शन 159 बोलता है इसका कि जिस भी पर्सन को आपने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला है वो रिपोर्ट बनाएंगे एंड जो रिपोर्ट है इसको आप एज अ पीस ऑफ एविडेंस यूज कर सकते हो। ओके, अब सेक्शन 160 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बाद मजिस्ट्रेट के सामने ये चीज आती है कि इस बंदे ने न्यूसेंस कमिट करी है, न्यूसेंस कमिट हुई है, तो उस केस में जो ऑर्डर निकाला ना मजिस्ट्रेट ने उसको फाइनल कर दोगे और फिर उस ऑर्डर को मानना पड़ेगा। ओके, और अगर आप नहीं मानोगे, अगर वो जो पर्सन है वो न्यूसेंस को नहीं हटाएगा तो सेक्शन नंबर 221 में उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाएगी। ओके, जिसका क्लॉज 2 है वो एक चीज बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल ए को बोला है कि तू रोड के ऊपर से अपना सारा सामान हटा दे, सारा सामान तो अपना हटा दे, और उसके बाद भी ए जो है ये ऑर्डर को नहीं मानता है, ये रोड के ऊपर से अपना सामान को नहीं हटाता है। इस पर्टिकुलर केस में ये जो काम है आप किसी दूसरे बंदे से करवा सकते हो। सपोज जो मैजिस्ट्रेट है हमारे, ये बी को बोल सकते हैं कि तू जा और ए का सारा सामान उठा के साइड कर दे। अब यहाँ पे जो भी खर्चा आएगा, जो भी बी को पैसे देने पड़ेंगे, वो ए की जेब से जाएंगे एंड जो हमारे मैजिस्ट्रेट हैं वो ये बोलेंगे कि जो भी इसमें खर्चा आया है ये सारा हम ए से ऑब्टेन करेंगे। ओके, तो ये भी किया जा सकता है। अब सेक्शन नंबर 161 पे हम आते हैं। इसमें बात करी गई है इंजंक्शन के बारे में। सपोज एक पर्सन है और इसके खिलाफ एलिगेशन लगा हुआ है कि ये पब्लिक न्यूसेंस को कमिट कर रहे हैं। ओके, अब इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट जो है, जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं, वो इंक्वायरी के लिए बोल सकते हैं कि इंक्वायरी बिठाएं कि एक्चुअली में इसने पब्लिक न्यूसेंस कमिट करी या फिर नहीं करी है। अब इसकी जो रिपोर्ट है ये बहुत टाइम बाद में आएगी। इस दौरान ए के खिलाफ आप इंजंक्शन को इशू कर सकते हो कि फॉर द टाइम बीइंग तू उस न्यूसेंस को नहीं करेगा। ओके, आगे जाके जो भी ऑर्डर आएंगे वो तो बाद में आएंगे, लेकिन बीच में इंक्वायरी के बीच में तू ये काम कमिट नहीं करेगा। ऐसा इंजंक्शन का ऑर्डर ए के खिलाफ आप निकाल सकते हो। ओके, अब सेक्शन 162 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि जो हमारे डीएम, एसडीएम या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या फिर जो हमारे डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, ये जो बंदा न्यूसेंस कमिट कर रहा है उसको एक वार्निंग भी दे सकते हैं। सपोज ए जो है हमारा, ये न्यूसेंस को कमिट कर रहा था तो इसको आप एक वार्निंग भी दे सकते हो कि आगे जाके दोबारा से ये सेम काम ये नहीं करेगा। तो ये वार्निंग के बारे में सेक्शन 162 बात करते हैं। अब सेक्शन 163 पे हम आते हैं। इसमें बात करी गई है कर्फ्यू ऑर्डर्स के बारे में। अब जो हमारी पुरानी सीआरपीसी थी उसमें सेक्शन नंबर 144 में इसके बारे में बात होती थी एंड 144 बहुत ज़्यादा पॉपुलर सेक्शन था पहले। ओके, तो सेम चीज़ अब 163 में बात होती है इसकी, और इसमें ये बोला हुआ है कि अगर एक अर्जेंट सिचुएशन अराइज होती है, सपोज हमारे डीएम, एसडीएम या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगता है कि अगर हमने ऑर्डर्स पास नहीं करे तो इस एरिया में दंगे हो सकते हैं या फिर इस एरिया में ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, तो अर्जेंट ऑर्डर वो निकाल सकते हैं अंडर सेक्शन नंबर 163 एंड यहाँ पे वो नोटिस वगैरह कुछ नहीं भेजेंगे, सीधा एक्स पार्ट ऑर्डर वो निकाल सकते हैं। किसी को सुने बगैर एक ऑर्डर वो निकाल सकते हैं जिसमें वही चीज़ बोल सकते हैं कि कोई भी बंदा इस एरिया में आएगा ही नहीं, या कोई भी 5 लोग से ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे नहीं होंगे। तो ऐसे ऑर्डर्स आप 163 के अंडर निकाल सकते हो और ये एक्स पार्टी भी हो सकते हैं, किसी को सुनने की जरूरत नहीं होती मजिस्ट्रेट को यहाँ पर। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है फ्रॉम पीटीज पॉइंट ऑफ व्यू कि जो ऑर्डर है इसकी वैलिडिटी जो है 2 महीने तक की होती है। 2 महीने के बाद ये ऑर्डर एक्सपायर हो जाते हैं। ओके, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये 2 महीने के ऑर्डर को वो एक्सटेंड भी कर सकती है। तो स्टेट चाहे तो ये 2 महीने के ऑर्डर को 6 महीने तक
6 महीने तक ये एक्सटेंड कर सकती है। ओके, तो ये आपको पीटी के हिसाब से यहाँ पे याद रखना है। अब जो हमारी पुरानी सीआरपीसी थी उसमें सेक्शन नंबर 144 ए भी होता था, लेकिन अब इस न्यू सीआरपीसी में 144 ए के बारे में कोई बात नहीं करी गई है। ओके, अब सेक्शन 164 पे हम आते हैं। इसमें बात करी गई है लैंड और वाटर डिस्प्यूट के बारे में। सपोज इसमें बोला हुआ है ए और बी दो पार्टीज हैं और इनके बीच में लैंड को लेकर एक डिस्प्यूट हुआ हुआ है। ए बोलते हैं मेरा लैंड है, बी बोलते हैं मेरा लैंड है। अब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्रीच ऑफ पीस की सिचुएशन अराइज हो रही है। यहाँ पे ए और बी जो हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पार्टीज हैं और अगर इनके बीच में डिस्प्यूट होता है तो इससे ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है। अब इस पर्टिकुलर केस में 164 बोलता है कि हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो हैं ये दोनों पार्टीज ए और बी को अपने ऑफिस में बुलाएंगे और इनके सारे एविडेंसेस लेंगे, इनकी सारी बात भी सुनेंगे और सारे एविडेंसेस इनके ये लेंगे। ओके, अब इसके बाद इसमें जो पीटी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर सपोज ए ने बी को लैंड के ऊपर से बाहर निकाल दिया, बी जो है उस प्रॉपर्टी में रह रहा था लेकिन ए जाता है बी के घर में और लैंड वो खाली करा देता है। यहाँ पे अगर ये काम 2 महीने के अंदर अंदर हुआ है, यानी कि जब से मजिस्ट्रेट ने जब से उनके पास रिपोर्ट आई है, जब से मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट आई है उसके 2 महीने के अंदर अंदर बी को अगर उसके घर से बाहर निकाला हुआ है तो इस केस में हमारे मजिस्ट्रेट जो हैं बी को वापस पोजीशन दिलवा सकते हैं। पीटी की सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बी को यहाँ पे दोबारा से आप पोजीशन दिलवा सकते हो अगर उसको 2 महीने के अंदर अंदर उसके घर से आपने बाहर निकाला था तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अब सेक्शन 165 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर सपोज ए और बी के बीच में एक लड़ाई चल रही है रिगार्डिंग क्रॉप्स के रिगार्डिंग लड़ाई चल रही है ए और बी के बीच में। अब यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा मजिस्ट्रेट को कि क्रॉप ए की है या फिर बी की है। इस केस में जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं सेक्शन नंबर 165 के अंडर इन क्रॉप्स को जब्त भी कर सकते हैं, इनको वो अटैच भी कर सकते हैं। ये हमको सेक्शन 165 में गिवन है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट जो है, डिस्प्यूट जिसके ऊपर हो रहा है उसको आप जब्त भी कर सकते हो। ओके, इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि इस क्रॉप्स की देखरेख करने के लिए आप एक रिसीवर को भी अपॉइंट कर सकते हो, यानी एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट कर सकते हो जो इन क्रॉप्स की देखरेख करेगा। अब सेक्शन 166 पे हम आते हैं। इसमें बात करी गई है डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग राइट टू यूज लैंड एंड वाटर के बारे में। अब सपोज एक पर्सन है, ये विलेज के बीच में जाके एक वेल को बना देता है, यानी कुएं को ये बनाता है एकदम गांव के बीच में जाके। अब जो गांव वाले हैं ये बोलते हैं, कि यहाँ पे कुआं ये नहीं बना सकता है बिकॉज ये गवर्नमेंट का लैंड है, इसको यूज करने का हम सबको अधिकार है। यहाँ पे ये डिस्प्यूट चल रहा है ए और गांव वालों के बीच, इससे ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है। सेक्शन नंबर 166 बोलता है कि यहाँ पे जो हमारे मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है, ये सारी की सारी पार्टीज को अपने ऑफिस में बुलाएंगे और इनके एविडेंसेस ले सकते हैं। ओके, तो राइट टू यूज लैंड और वाटर के बारे में सेक्शन 166 जो है वो बात करता है। अब सेक्शन 167 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि जो भी हमने ऊपर देखे हैं 166, 165, इनके अंदर जो भी इंक्वायरी होगी, ये जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं अपने जूनियर को इंक्वायरी करने के लिए बोल सकते हैं। ऑब्वियसली जो एविडेंसेस आ रहे हैं उन एविडेंसेस को भी वो कंसीडर करेंगे और खुद की भी इंक्वायरी करेंगे कि एक्चुअली में ये प्रॉपर्टी है किसकी। तो जो इंक्वायरी है इसको आप एक जूनियर मजिस्ट्रेट को भी इसको करने के लिए बोल सकते हो। ओके, एंड जो भी रिपोर्ट आएगी इस केस में वो आप एविडेंस की तरह यूज कर सकते हो।
तो ये हमारा सेक्शन 167 बोलता है। अब हम आते चैप्टर नंबर 12 के ऊपर, ये बात करते हैं प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस के बारे में। यहाँ पे एफआईआर के बारे में कोई बात नहीं होगी। एफआईआर के बारे में नेक्स्ट चैप्टर बात करता है। यहाँ पे एफआईआर रिकॉर्ड करने से पहले ही पुलिस अरेस्ट कर सकती है। ओके, इसको 168 बोलता है कि अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, कमिट होने वाला है, तो इस केस में जो हमारे पुलिस ऑफिसर हैं, इनको वो हर काम करना पड़ेगा ताकि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट ना हो पाए। वो इस ऑफिस को प्रिवेंट करने के लिए सारे काम करने चाहिए उन्हें। ये सेक्शन नंबर 168 बोलता है। ओके, 169 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को पता लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने वाला है, ओके, इस केस में हमें जो सुपीरियर जो उनके सुपीरियर हैं, उनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी इन पुलिस ऑफिसर को कि ऐसा ऐसा क्राइम कमिट होने वाला है, हमको इसको प्रिवेंट करना चाहिए। ओके, अब सेक्शन 170 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर एक पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने वाला है, इस केस में वो मजिस्ट्रेट के वारंट का वेट नहीं करेंगे, सीधा वो अरेस्ट जाके कर सकते हैं। इस केस में ऑफेंस को रोकने के लिए वो सीधा जाके अरेस्ट कर सकते हैं एंड 24 घंटे के अंदर अंदर जो पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं, इनको लेके मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश करना पड़ेगा। ओके, सेक्शन 171 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा है या खराब कर रहा है, तो जो हमारे पुलिस ऑफिसर हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इस पर्सन को जाके वो रोकें, ये ऑफेंस को वो प्रिवेंट करें, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब सेक्शन 172 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको एक काम करने से मना कर रहे हैं, आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस करने से वो प्रिवेंट कर रहे हैं, तो उस केस में आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। आपकी ड्यूटी होगी कि अगर आपको पुलिस ऑफिसर रोक रहे हैं तो आपको ऑफेंस कमिट नहीं करना है। ओके, लेकिन फिर भी अगर कोई बंदा नहीं मानता है तो पुलिस ऑफिसर इस पर्सन को डिटेन कर सकते हैं और कस्टडी में इसको वो ले सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ लिखी हुई है कि अगर इस पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये बंदा अब डेंजर नहीं है एंड 24 घंटे से पहले ही पुलिस ऑफिसर को छोड़ना चाहते हैं, तो छोड़ सकते हैं और कस्टडी से इसको रिलीज वो कर सकते हैं। ओके, बट ऑब्वियसली अगर आपको इसको 24 घंटे से ज़्यादा कस्टडी में रखना है तो पहले इसकी पेशी करनी पड़ेगी आपको इन फ्रंट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके बाद ही इसको आप कस्टडी में रख सकते हो। ओके।